ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये आपके फिजिक्स क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है, या आप कह सकते हो कि ये बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, ये बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। एक्चुअल में बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन को हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और इसको कैसे डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं, इसके डेरिवेशन को कंसीडर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले एक सर्कुलर वायर है। यहाँ पे सर्कुलर वायर कहने का मतलब, सपोज दैट ये एक सर्कुलर वायर है, आप इस एंगल को देख रहे होगे, ये सर्कुलर वायर है और ये मेरा पेपर है। ये जो वायर है ना, वायर का प्लेन और पेपर का प्लेन एक ही प्लेन में है, लेकिन अगर इस वायर को हम ऐसे रख दें तो वायर का जो प्लेन होगा और पेपर का प्लेन होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम सर्किल को ऐसे रखें तो सर्किल का प्लेन और पेपर का प्लेन एक ही होगा, लेकिन अगर सर्किल को ऐसे रखें तो सर्किल को हम खड़ा करके इस तरह से रखते हैं तो जो सर्किल का प्लेन होगा, ये जो प्लेन है सर्किल का, ये जिस प्लेन कहलाता है, ये परपेंडिकुलर टू द पेपर होगा। तो यहाँ पे सर्किल को ऐसे रखा गया और इसलिए सर्किल का जो पिक्चर है ये है आपका एक सर्कुलर वायर। याद रखें, वायर ऐसे ना रखकर ऐसे रखा गया है। अगर इस वायर से के सेंटर से एक लाइन पास करती है, तो ये जो सेंटर से लाइन पास करती है, ध्यान से देखें, सेंटर से जो लाइन पास कर रही है बीच से, इसको कहा जाता है, सेंटर से जो लाइन पास करती है इसकी एक्सिस कहलाती है। ये इसकी एक्सिस है। अब यहाँ पे ये इसका एक्सिस हो जाएगा, ये इसका एक्सिस हो जाएगा और ये इसका सेंटर हो जाएगा सर्किल का। ये सर्किल का रेडियस हो जाएगा। ये क्या है, इसका सर्कुलर वायर का रेडियस है और ये सेंटर है। ये सर्कुलर वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा, करंट का एक डायरेक्शन दे देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के निकालने के आते हैं। हमसे पूछा जाता है इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, इस सेंटर से सपोज दैट एक्स डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट पी है। पूछा जाता है इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर वायर। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हम यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर के, आप ऐसा समझ लें, यहाँ से करंट आउटवर्ड निकल रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, करंट इस तरह से लूप कर रहा है तो करंट यहाँ से बाहर आ रहा है। और याद करें इस सर्किल ऐसे रखा हुआ, तो यहाँ पे जो छोटे से इसके टॉप पर, कहाँ पर, टॉप पर एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। करंट एलिमेंट, इसका छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं जिसको करंट एलिमेंट कहा जाता है और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ, डीएल। व्हाट इज डीएल? डीएल इज द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट किधर है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। अब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, करंट एलिमेंट से इसके डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं और सपोज दैट ये डिस्टेंस मेरा आर है, ठीक है। मतलब है क्या, ऐसे समझ लें, ये आपका बैंगल है, करंट एलिमेंट इस तरफ है, करंट एलिमेंट किधर है, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसा समझ लें। जबकि आर जो है वो इस तरफ से है, ऐसा है,
ये जो आप रिफिल देख रहे हो वो ऊपर की तरफ डीएल को रिप्रेजेंट कर रहा और ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा। डीएल और आर के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। ये डीएल है और ये आर है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा ना थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री। डीएल बाहर की तरफ है और आर इधर है। अब यहाँ पे सवाल है आर क्या? आर है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी आप देख रहे हो ना, इसका ये पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू डीएल। डीएल के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस एंगल इज इक्वल टू फाई। फाई इज एंगल बिटवीन एक्स एंड आर। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा बायो-सावर्ट लॉ पे आते हैं। देखो, आपने बायो-सावर्ट लॉ का लॉ पढ़ा होगा। बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई डीएल साइन थीटा अपन डीएल क्रॉस आर। वेक्टर फॉर्म में डीएल क्रॉस आर होता है, डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। जबकि स्केलर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पी पर होगा तो किधर होगा। पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो, मेरा डीएल इधर ऊपर की तरफ है और आर इधर की तरफ है। डीएल ऊपर है और आर ये है, ऐसा समझ लें। डीएल ऊपर है और आर ये है। डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड स्क्रू ला यूज़ करते हैं। डीएल ऊपर है और आर इधर है, डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं। तो जो थंब होगा ना, थंब ये डायरेक्शन बताता है। तो डीएल क्रॉस आर करने से थंब उधर जा रहा है। ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल। और ये इन द प्लेन होगा, ये पेपर के प्लेन पर होगा इस तरफ, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डीएल क्रॉस आर। ये डायरेक्शन निकाला गया डीएल क्रॉस आर से। डीएल और आर का राइट हैंड स्क्रू लॉ से हमने निकाला ये चीज़। राइट हैंड स्क्रू लॉ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का तरीका है, डीएल क्रॉस आर। अब क्या करते हैं, इस डीबी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर देते हैं। एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल एक्सियल डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये थीटा है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये फाई है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई। और ये इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देयरफॉर ये एंगल हो जाएगा फाई। फिर से ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई। अब इसको थोड़ी देर के लिए हटाएं, ये पूरा एंगल 90 होता है, ये 90 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर टू डीएल और आर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा, जो डायरेक्शन बनता है वो डीएल और आर दोनों के प्लेन पे, कंटेनिंग प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। ये 90 माइनस फाई है तो ये एंगल फाई बन जाएगा। अब डीबी का दो कंपोनेंट, डीबी का ये कंपोनेंट होगा वो डीबी कॉस फाई, और डीबी का जो एक्सियल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डीबी साइन फाई। ओके, यहाँ तक आ गए, डीबी साइन फाई। अब देखें, ये तो हो गया इस एलिमेंट का। इसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ पे ले लें। करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डीएल इस तरफ होगा इसकी वजह से। और इसकी वजह से भी अगर पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो सेम तरीके का पैटर्न बनेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, डीबी, इसका दो कंपोनेंट आप रेक्टेंगुलर एक्स रिजॉल्व करोगे, ये फाई बनेगा एंगल, ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट होगा डीबी साइन फाई। तो पता क्या चला? पता चला इस पूरी लूप के दो डायमेट्रिकली अपोजिट को यहाँ पे लेने से इसका जो
परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना डी बी कॉस पाई, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसकी वजह से ले जाएं, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर होगा, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन होगा ना वो इसके एक्सियल कंपोनेंट डी बी साइन पाई का होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे as perpendicular components dB cos pi cancel out by diametrically opposite current element। डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट की जब बनेगा, करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो मिलेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू समेशन ऑफ यानी डी बी साइन फाई के इंटीग्रेशन से, डी बी साइन फाई के इंटीग्रेशन से आप सारे की वजह से जो डी बी साइन बचेगा सारे डी बी साइन फाई को जोड़ दोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आते हैं। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बायो सावर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पुट कर देते हैं। देखें डी बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर इंटू ये तो हो गया डी बी का वैल्यू और फिर साइन पाई, यहाँ तक हो गया। आगे देखें थोड़ा सा आगे देखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन को प्रोसीजर को एक्सटेंड करते हैं आगे। देखो थीटा यहाँ पे क्या होता है बायो सावर्ट में, थीटा होता है डीएल और आर के बीच का एंगल, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, जो कि यहाँ पे 90 है, हमने 90 खास के लिया है तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी थीटा 90 है और कॉस 90 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल और यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 जो कि 1 हो जाएगा बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई का वैल्यू पिक्चर से निकालें। देखो साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन फाई इस ट्रायंगल में यूज़ कर लें, साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये फाई है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए अपन आर, तो साइन फाई का वैल्यू रखती है ए बाई आर। अब देखें पूरे एक्सप्रेशन में ये है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कांस्टेंट दिए गए सर्किल में चाहे यहाँ से आर लो चाहे यहाँ से आर लो, ये आर फिक्स होगा और ये रेडियस कांस्टेंट होता है। तो कुल मिलाकर देखें ये जो एक्सप्रेशन इंटीग्रल साइन के अंदर है इसमें से ये कांस्टेंट साइन को सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं। यूनिफॉर्म करंट है, ये ए हो जाएगा बाहर, आर क्यू हो जाएगा बाहर, अंदर में बच जाएगा डी एल। व्हाट इज डी एल? डी एल इज इंटीग्रेशन ऑफ करंट एलिमेंट, मतलब डी एल इंटीग्रेशन ऑफ करंट में इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आएगा वो 2 पाई ए आएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर। एक्चुअल में जो डी एल है वो डी एल है, ये करंट एलिमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मतलब हो गया सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियस। तो हम इसकी जगह पे अपना वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई बाई आर क्यू 2 पाई रेडियस। ठीक है, अब कुछ चीज़ें होंगी जो कैंसिल आउट होगी, इसको 2 बार में कैंसिल कर दिया, म्यू नॉट ए का स्क्वायर अपन रेडियस का
2 रेडियस का स्क्वायर, सॉरी 2 आर का स्क्वायर। पिक्चर में देखें आर क्या है, थोड़ा देखें। इस ट्रायंगल में आर हाइपोटेनस है, आर हाइपोटेनस है, देयरफॉर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, आर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट को हम हाफ लिख देंगे। तो रेडियस की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे हमने शिफ्ट कर देना, रेडियस की जगह पे कौन सा वैल्यू, तो रेडियस की जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे आर की जगह पे लिखें, आर एक्चुअल में रेडियस नहीं है, सॉरी आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, यह तो हो गया आर का वैल्यू। पावर 3 है तो एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आ जाएगा और फिर 3/2 बन जाएगा। एक्सपोनेंट रूल तो पढ़ा ही होगा, एक्स रेज़ टू द पावर m इंटू n, एक्स टू द पावर mn हो जाएगा। तो हाफ तो पहले से ही है और पावर 3 है तो 3/2 लिख सकते हो। दिस इज द magnetic field at the axis of a current carrying circular wire, मेनोड I a स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन निकल गया, एक क्विक वे में हमने डेरिवेशन निकाल लिया। अब डेरिवेशन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है तो वो देखते हैं। हमको यहाँ पे ये चीज़ पता चल गया कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे रेडियस आर वाले ए वाले पे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये रिजल्ट निकला एक्सियल पोजीशन पे, एक्सिस पे। अब जो एक्सिस पे ये डेरिवेशंस निकला, अब इसका कुछ मतलब होगा। पहला पॉइंट समझते हैं, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इज इन, अगर कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हो, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, इस तरह से बहुत सारे टर्न्स हो, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस सर्कुलर वायर सब की वजह से यहाँ पे होगा। तो अगर n टर्म्स हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे आ जाएगा, n टाइम्स इतना का आ जाएगा, यानी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हो जाएगा n टाइम्स। नंबर ऑफ टर्म n हो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और इसका कॉन्सिक्वेंसेस हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर कितना होगा। अब सोचें, अगर उसने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखा है तो सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेंटर पे। इसका मतलब x0, x तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर, जब सेंटर पे पूछा जाएगा तो मतलब x0 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 0। अगर इस एक्सप्रेशन में x0 रख दें तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, b एक्सिस b सेंटर आ जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बच जाएगा ए स्क्वायर, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा ना, सेंटर पे x0 हो जाता है, पावर 3/2 कैंसिल आउट 2 से 2, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए रेज टू द पावर 3 बजे कैंसिल आउट, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया। देयरफॉर सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, म्यू नॉट आई बाई 2a, ए क्या है, रेडियस है। देखें तो एक कॉन्सिक्वेंसेस आया मेरे पास, तो कि अगर हम किसी सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, एक सर्कुलर वायर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये मेरा सेंटर है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगा
और जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करता जाएगा। चाहे सेंटर से इस तरफ दूर जाओ या इस तरफ दूर जाओ। ये पैटर्न हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये एक तरह का वेरिएशन हो गया, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। मैक्सिमम होगा सेंटर पर और उसके बाद डिक्रीज करता जाएगा। तो सेंटर पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये डिक्रीज करता जाएगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पे होगा, उसके बाद ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा। तो ये था आपका बायोट सावर्ट लॉ क्लास 12th फिजिक्स का एक डेरिवेशंस और टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।